हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। अगर हम 100% बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये एजुकेशन 100% फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना। ऐसा नहीं है कि 100% बोल के हम ये बोलें आपसे कि 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर तीसरा वीडियो देखना है तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तब तो ये 100% नहीं रहा ना। तो यहाँ पर 100% का मतलब 100% है। यहाँ पर आप 1 नहीं, 4 नहीं, जितने चाहें आप पूरे चैनल में जितने वीडियो पड़े हैं आप सब देखिए, आपको कुछ नहीं देना है। आप एक ही वीडियो को कई बार देखिए तो भी आपको कुछ नहीं देना है। यानी कि यहाँ पर आपको 100% अगर फ्री एजुकेशन बोली जा रही है तो 100% दी जा रही है। इसके पीछे कोई भी कहीं कोई किसी तरह का फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर आपको ना कोई पेमेंट, ना कोई पैकेज, ना कोई कूपन, कुछ भी नहीं लेना है। बस आना है और आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए और अब जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं उसका वीडियो देखिए। वो भी 100% फ्री, कुछ नहीं देना है इसके लिए। ये सारे ही फ्री वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा जो ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें भी। तीनों ही जगह आप कहीं पे भी आते हैं आपको वीडियोस 100% फ्री मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं या आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो अगर यहाँ पर आकर आप वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। कारण ये है कि जैसे कि आपको एक टॉपिक देख रहे हैं, उससे कनेक्टिंग दूसरे टॉपिक का वीडियो है तो वो आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ही जगह पर यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। जैसे हम लोग बुक्स लेते हैं, बुक्स में सारी चीज़ें टोटली सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज रहती हैं, चैप्टर में सारे टॉपिक्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पर आपका जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप उसे सेलेक्ट करो। फिर क्लास वाइज है, आपका सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज, सभी कुछ टोटली अरेंज है। मतलब आपको बिल्कुल भी एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो यानी कि उसी से कनेक्टिंग अगर कोई टॉपिक है उसी चैप्टर का तो बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आपको एक के बाद एक वीडियो मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यानी कि आप हमारी वेबसाइट पे आएँ, आप हमारे ऐप पे आएँ, आपको सिर्फ अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। जिस भी मीडियम में आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप करेंगे तुरंत आपका जो है वहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब आप जिस भी क्लास में हैं, अब मान लीजिए सपोज़ आप क्लास 10th में हैं तो आपने क्लास 10 सेलेक्ट किया। आप सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट, सारी बुक्स आ गई। अब जो भी बुक है आपकी या जो भी सब्जेक्ट है आपको देखना है, सेलेक्ट करना है, उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने उस बुक के सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। जो चैप्टर आप देखेंगे उसको क्लिक करते ही उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स के अलग अलग वीडियो आपको दिखाए गए हैं या बताए गए हैं, समझाए गए हैं, वो सभी आपको अलग अलग दिख जाएंगे। जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, उसका वीडियो देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं। जैसे पैटर्न हमारा क्या रहता है कि हम सबसे पहले चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा एक वीडियो रहेगा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन का, हम जिसमें चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो रहता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर एनसीईआरटी की जो हमारी बुक रहती है उसमें चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन सारे विद सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जो वीडियो है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। फिर उसके बाद हम आते हैं एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पे। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि हम पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आपके एग्जाम या टेस्ट हैं जिस दौरान आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमसे जो पैटर्न 2 पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो पूरे चैप्टर का हमारा एक वीडियो ऑब्जेक्टिव बनेगा जिसमें आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एक ही चैप्टर के। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्टिव, जो आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पूछे गए जो भी क्वेश्चंस है, सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल रहेंगे। तो इस तरीके से हम आपको पूरे पैटर्न की अच्छे से जो है तैयारी करा देते हैं। और ये सभी जो पैटर्न जितना मैंने बताया ये चैप्टर वाइज आपके लिए अलग अलग है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं वो होता है कि भाई पढ़ाई तो हो गई, अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम की तैयारी भी हम आपको कराते हैं। हम आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई पढ़ा दिया हो गया अब अपनी बाकी तैयारी करते रहना, नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ आखिरी तक रहेंगे। तो यहाँ पर फिर जब आपका एग्ज़ाम आता है तो हम क्या करते हैं, हम आपके लिए पूरा रिवीजन कराते हैं आपको। फिर उसके बाद आपके सैम्पल पेपर सॉल्व कराते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देते हैं। फिर एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं कि ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें। तो सभी कुछ आपको यहाँ मिल रहा है, वो भी 100% फ्री। जब इतना कुछ मिल रहा है तो फ़ायदा उठाइए ना।
और जल्दी से अच्छी अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, यानी क्लास 10 हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है कृतिका भाग 2। तो आपको पता है कि क्लास 10th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए अगर आपके पास है, अब ये कोर्स डिसाइड करना आपके स्कूल का काम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर स्कूल में कोर्स ए पढ़ाया जाता है तो आपके पास हिंदी की 2 बुक होंगी, एक होगी क्षितिज भाग 2 और एक होगी कृतिका भाग 2। और अगर आपके यहाँ कोर्स बी पढ़ाया जाता है तो आपके यहाँ बुक रहेगी स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी बुक है, उस हिसाब से पढ़िएगा। और ऐसे भी जो भी हमारा वीडियो रहता है उसके हमेशा इस साइड में, आपके राइट हैंड साइड पे जो क्या रहता है, वहाँ बुक का और कोर्स दोनों मेंशन रहते हैं। तो वीडियो देखते समय आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया, आज हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 2, उसका अध्याय है माता का अंचल। आज हम वो करने वाले हैं। इसका जो चैप्टर है ये हम पूरी अच्छी तरह से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, 1 शॉट रिवीजन कर चुके हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो काफ़ी हद तक ये चैप्टर कई स्टेप में अगर हमने समझा है तो पूरी तरीके से हम समझ चुके हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले कुछ सालों में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, वो रहेंगे, प्लस कुछ और भी नए क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के। क्योंकि भाई देखिए, ये जो हमारा है कृतिका की जो बुक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो उनकी तैयारी हमें उसी हिसाब से करनी। मतलब आप ये मान के चलो 50 से 60 शब्दों का हमें आंसर लिखना पड़ता है, तो मिनिमम आपको 50 शब्दों का तो आंसर लिखना ही लिखना है। तो तैयारी, जब भी कोई आंसर इसका तैयार करेंगे तो इतने शब्दों का तैयार करना। अगर कम का आता है तो उसे कम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जब भी तैयार करो, लर्न करो, चीज़ों को समझो, हमेशा 50 से 60 शब्दों में के बीच हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्यों? क्योंकि भाई पिछले जो सालों में पूछे गए हैं वो भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। देखिए क्या है पहला, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये एक क्वेश्चन है जो बदल बदल कर कई तरीके से आपसे पिछले कई सालों में पूछा गया है कि मतलब अभी की खेल सामग्री जो अभी हम वर्तमान समय में खेलते हैं और पहले जो बच्चे खेलते थे उनकी जो सामग्री है वो किस तरीके से भिन्न है और इसके बारे में आपका क्या मत है, ऐसे भी पूछते हैं। तो अब खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि जब हम जो चीज़ें हमारे टॉयज़ हैं आज के समय में, वो हमारे अपने मूल्य का मतलब हो गया कि जो हमारे अपने जो आदतें होती हैं, जो नियम होते हैं, जो व्यवहार का तरीका होता है, इन सब में कितना परिवर्तन आया है। देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में रची गई बच्चों की दुनिया की पृष्ठभूमि ग्रामीण जीवन पर आधारित है। भोलानाथ कहाँ का था? गांव का था, तो सारी चीज़ें उसकी गांव की ही रहती हैं। चाहे वो उसके खेल के लिए वो बारात का निर्माण कर रहा हो, खेती से संबंधित कोई खेल खेल रहा हो, दुकान लगा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो सभी उसका क्या था, वो गांव से आधारित ही रहता था। बच्चे सामूहिक रूप से खेलते थे, यानी कि सब आपस में मिल के खेलते थे। घर की अनुपयोगी वस्तुओं से बच्चे स्वयं ही खेल सामग्री का निर्माण करते थे। ऐसी चीज़ें जो घर में बेकार पड़ी हुई हैं, जैसे कि टूटी हुई झाड़ू है, कहीं टूटा हुआ डलिया है, जो ऐसी जो अब फेंक दी गई हैं, उन्हीं चीज़ों से वो निर्माण कर लेते थे। घर की अनुपयोगी वस्तुओं से बच्चे स्वयं की खेल सामग्री का निर्माण करते। बच्चों द्वारा चिड़िया पकड़ने का प्रयास करना, वो क्या घर वहाँ करते थे, चिड़िया पकड़ा करते थे। पेड़ों पर चढ़ना, चूहे के बिल में पानी उलीचना, वर्षा के पानी में भीगना, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाना आदि खेल आधुनिक परिवेश में दिखाई नहीं देते। आजकल जरा सा पानी बरसेगा, नहीं पानी बाहर नहीं जाना, गीले हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। कहाँ जा रहे हो खेलने के लिए, चिड़िया पकड़ोगे, वो चोंच मार देगी, चोट लग जाएगा, पेड़ पे चढ़ोगे, गिर जाओगे। तो ये सब पहले ये बहुत ही नॉर्मल खेल हुआ करते थे। आज शहरी परिवेश में रहने वाले बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, वीडियो गेम, लूडो, प्लास्टिक के बने और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलते हैं। देखिए हमारे आसपास यही होता है ना, इस तरीके के खेल खेले जाते हैं। खेल सामग्री और खेलने के तरीकों में आए इस बदलाव ने बच्चों को एकाकी बना दिया, यानी कि वो बाकी और बच्चों से कट गए, वो अकेले में रहकर खेलते हैं।
उनमें परस्पर सहयोग भावना, सहभागिता और सामाजिकता जैसे नैतिक जीवन मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो नैतिक जो जीवन मूल्य है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर हम समूह रूप में काम कर रहे थे, आज के हम अकेले अपने रूम में बैठकर पढ़ना, वो अकेलापन क्या हो रहा है, वो उन्हें परिवार से भी काट रहा है और बाकी दुनिया से भी काट रहा है। सहभागिता यानी कि घर में ही, अब सहभागिता क्या होता है, जब खेलते हैं मिलजुल के तो आपस में एक भावना आती है, वो भावना घर में भी कार्यरत रहती है। कैसे रहती है कि भाई घर में जो काम है जो भी है उसमें मिलजुल कर काम किया जाता है ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रखते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कुछ भी होगा, बच्चा है, देखो आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे या आस पड़ोस में होंगे तो कभी ध्यान दिया है, उनको थोड़ा सा डांटो पीटो, थोड़ी देर रोते हैं, फिर उसके बाद रोना धोना, उनको जरा सा कुछ बहला दो तो तुरंत रोना धोना छोड़ के वो क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं। तो वही चीज़ बताया कि ज़्यादा देर तक उनके अंदर ये भाव नहीं रह पाते हैं, उनको बहला दो तो वो हट जाते हैं। अब ये बात आपको जो है बतानी है किसके, पाठ के आधार पे। जब भोलानाथ को टीचर से डांट पड़ी थी तो कैसे वो रोता हुआ पिताजी की गोद में आ गया था, लेकिन जैसे ही बच्चों को खेलते दिखता है रोना धोना भूल के वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है ना, ये तो वही बताना है। माता का अंचल पाठ से पता चलता है कि बच्चे अपनी पीड़ा, आपसी झगड़े, रोना धोना आदि अधिक देर तक अपने पास नहीं रखते हैं। वे दुखी होने पर, रो चिल्लाकर और प्रसन्न होने पर उछल कूद कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। बच्चे कभी भी अपने मन पर बोझ नहीं रखते। कोई भी रुचिकर स्थिति आते ही वे रोना धोना भूलकर आनंदित हो जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति आई जो उसमें उनको इंटरेस्ट है तो वो ये जो रोना है ये सब कुछ भूल जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जिस प्रकार भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना सिसकना भूलकर उनके साथ हंसने खेलने में मग्न हो जाता है। तो कैसे था, जिस प्रकार उसको डांट पड़ी थी और वो भी रोना धोना भूल जाता है जब अपने दोस्तों को खेलता हुआ देखता है और रोना भूल के पिताजी की गोद से उतर के उनके साथ खेलने लगता है। तो ये अक्सर होता है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, वो खेलने में ज़्यादा रहता है। तो ये सारा ऐसा भाव है कि थोड़ी देर तो मन में रहेगा फिर अलग हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास ना जाकर माता के पास क्यों जाता है? माता के अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब उसके ऊपर बुरा समय आता है, यानी कि जब वो चूहे के बिल में पानी डाल रहा होता है तो उसके अंदर से सांप निकल आता है। अब सांप देखकर वो डर जाता है, डर के इतनी तेजी से डर जाता है कि गिरता पड़ता चोट खाता हुआ घर पहुंचता है, उसके बदन छिल जाता है, हर जगह से रगड़ खाता हुआ जाता है, खून निकल रहा होता है। तो वो जहाँ वो पूरा समय अपने पिता के साथ बिता रहा होता है, लेकिन उस विपत्ति के समय उसे सीधे माँ का आंचल समझ में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ का प्यार जितना निस्वार्थ होता है, मतलब उसका स्वार्थ नहीं होता। और दूसरी बात, जितनी सेफ्टी हमको उस जगह पर लगती है, संसार की दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी सिक्योर और सेफ हो जो माँ के आंचल जितनी सेफ होती है। तो देखिए क्या है, बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित अनुभव करता है। माँ के अंचल में उसे कष्ट का आभास नहीं होता। माँ उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। वह चाहे पिता से कितना भी प्रेम करता हो या उसे कितना भी अधिक प्रेम करता हो, माँ की ममता और आत्मीयता की कोई तुलना नहीं की होती है। यही कारण है कि भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है, क्योंकि भाई वो भले इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप को, मतलब ये करे कि पूरा टाइम वो पिताजी के साथ बिताता था, खाली खाने के समय या कुछ समय के टाइम माँ के पास ही आता था। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो माँ के पास जाने का कारण ये था क्योंकि वो जितना सुरक्षा और आत्मीयता माँ के पास मिलती है वो पिता के पास उन्हें महसूस नहीं होती है। इसलिए कोई भी बच्चा, हम भोलानाथ की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात कर लो या कोई भी बच्चे की बात कर लो, वो हमेशा मुसीबत के समय या कोई भी तकलीफ होगी सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ शेयर करता है। उसे लगता है कि माँ एक ऐसी है जो मेरी मुसीबत का कभी मजाक नहीं बनाएगी, मुझे कभी भी डाउन नहीं करेगी और मेरी हिम्मत को बढ़ाएगी और मेरी उस समस्या का सोल्यूशन मुझे हमेशा निकाल कर देगी। प्रश्न संख्या 4 है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब तत्कालीन समाज का मतलब होता है कि जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय का सामाजिक ढांचा,
उस समय का सामाजिक ढांचा कैसा था, पारिवारिक ढांचा कैसा था, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि सब में आत्मीयता थी, सब आपस में मिलजुल कर जो है रहते थे। तो देखिए क्या है, इस पाठ में तत्कालीन समाज की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। उस समय के परिवारों में बच्चे माँ की ममतामयी आंचल की छांव में बड़े होते थे, यानी कि माँ का ज़्यादा साथ रहता था। घर के सदस्यों के मध्य आत्मीयता का संबंध होता था। पिता और पुत्र के मध्य प्रेम को इस पाठ में विस्तार से चित्रित किया गया है। तो यहाँ माँ का प्यार इतना चित्रित नहीं किया गया जितना पिता और पुत्र का बताया गया, कि सुबह से लेकर शाम तक की सारी क्रियाएं जो है भोलानाथ कैसे साथ कर रहा है, पिताजी के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर पिता भी एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। घर में धार्मिक वातावरण होता है, पिताजी किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और वही चीज़ भोलानाथ को भी सिखा रहे हैं धीरे धीरे। बच्चों को प्रारंभ से जीवों के प्रति प्रेम करना, प्रातः जल्दी उठना, प्रकृति के नज़दीक जाना आदि सिखाया जाता है। तो किस तरीके से प्रकृति हमारे लिए बहुत प्यारी है, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हम सीखते हैं इसमें। बच्चे मित्रों के साथ समूह में खेलते थे, जिससे उनमें सामाजिकता व सामूहिकता का विकास होता था। वे घरेलू व परंपरा आगत खेल खेला करते थे, जिन्हें खेलने के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो बच्चे अब यहाँ पर देखिए, चाहे माँ के साथ हो, पिता के साथ हो, उसके साथ ही यहाँ पर जो है अपने जो जितने भी गांव के दोस्त थे उनके साथ वो खेला करता था। सामूहिक तौर पे जो मिल जाए उससे खिलौना बनाता था। ज़रूरी नहीं कि भाई बहुत पैसे खर्च करो तो ही कोई खिलौना बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। जो उनको मिल जाए वो उस हिसाब से उनको खेला करते थे। मगर आज के परिवेश में क्या है भैया, बड़े महंगे महंगे खिलौने आते हैं, वो खरीदिए तब कहीं का जाके बच्चे खेलते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती है कि पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग रहते थे। जो हमारे संबंध होते थे उनमें आत्मीयता रहती थी और साथ में मिलजुल के रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, माता का अंचल पाठ की उन 2 बातों का उल्लेख कीजिए जो आपको अच्छी लगी हूँ। इनमें आपको क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कभी हमको अच्छी लगती हैं, कभी आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर जो भी पूरे चैप्टर में तो बहुत सारी बातें अच्छी, लेकिन जो आपको अच्छी लगी उनको उल्लेख करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बातों का किया है। अगर आपको लगता है कि कोई और बात आपको अच्छी लगी तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब 2 बातें पूछी गई तो उन्हें 2 अलग अलग पैराग्राफ में दे दीजिएगा। क्या है, माता का अंचल पाठ में माँ को प्यार, ममता और वात्सल्यपूर्ण रूप में चित्रित किया गया है कि माँ जो है वो हमेशा प्यार दिखाती है। ये ऐसा एक स्वरूप जो एक माँ का होता है वो दिखाया गया है, जिसके अंचल में छिपकर बच्चे को अपने दुख से छुटकारा मिलता है। वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लाड प्यार व गोद की ज़रूरत पड़ती है तो वह उसकी शरण में आ जाता है। अगर वो क्या है, ऐसा लगता है कि हाँ माँ मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ की गोद में चला जाता है। हमें यह बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि लेखक ने माँ को सर्वोपरि दर्जा देते हुए बच्चे के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। कि लेखक ने ये चीज़ बताई कि माँ जो है वो सबसे सर्वोपरि होती है, ये इम्पोर्टेंस बताई गई है। हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि जीवन में माँ का होना बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः माँ को उचित आदर सम्मान दिया जाना चाहिए। तो किसी भी बच्चे के जीवन में अगर सारी ही चहुं तरफ आप चाहते हो विकास हो, शारीरिक, मानसिक, वो सामाजिक रूप से जो है सभी के साथ घुले मिले, पारिवारिक रूप से संपन्न रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक माँ का होना ये बताया गया। तभी क्या उसका हर चहुं और विकास यानी कि हर तरफ सही विकास होता है। इसलिए आपके पास माँ है तो उनका आदर सम्मान कीजिए। ऐसे बहुत से लोग संसार में हैं जिनके पास माँ नहीं है। तो माँ की इम्पोर्टेंस को समझिए और उनकी बात को उतना मानिए, सम्मान दीजिए। अब आ गए दूसरी वाली बात, पाठ में बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि मिलजुल कर खेलने से ही भाईचारे की भावना विकसित होती है। देश की एकता व अखंडता के लिए सभी लोगों में भाईचारा आवश्यक होता है। मिलजुल कर बच्चे खेलेंगे तो मिलजुल कर काम भी करेंगे और सभी के मिलजुल कर कार्य करने से ही देश की तरक्की संभव है। अगर हमें जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो बड़ों को प्रेम व आदर सम्मान देकर नैतिकता को अपनाकर ही सफल बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, पाठ में एक चीज़ और बताई कि भोलानाथ जो है जहाँ परिवार से इतना क्लोज था वहीं अपने मित्रों के साथ जो है वो मिलजुल कर जो है खेल रहा है, सारे कार्य कर रहा है। ये भी चीज़, शैतानी भी कर रहा है, खेल भी रहा है, सब करता है। तो यहाँ पर सामाजिक रूप में हम सामूहिकता से जब काम करते हैं
तो यहाँ पर जहाँ वहाँ सिर्फ हमारा विकास नहीं होता, हमारे देश का भी विकास होता है। कोई भी काम है हम अगर अकेले करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हम कोई 4-5-6 लोग मिलकर अगर काम करें। तो बोलते हैं ना, टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर सामूहिकता के साथ जो है वो भोलानाथ काम कर रहा था। भोलानाथ क्या है, सामूहिक रूप से मिलकर जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो ये चीज़ बता रही, ये एक व्यवहार ऐसा है जो अभी तो चलो खेल में है, अभी तो हम सामूहिक रूप से खेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होंगे, बड़े होने के बाद जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, तब भी हम जो है सामूहिक रूप से काम करेंगे, अर्थात हम एक टीम वर्क में काम करेंगे जिससे काम अच्छा होगा। तो अब हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सामूहिकता का काम करें, जो इस पार्ट में भोलानाथ के साथ दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, माता के अंचल के आधार पर लेखक के पिताजी की विशेषताएं बताइए। लेखक के जो पिताजी हैं यानी कि भोलानाथ के जो पिताजी हैं उनकी आपको खासियतें बतानी है, विशेषताएं बतानी है कि क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है, लेखक के पिता को देखकर कहा जा सकता है कि वे धार्मिक विचारों के थे। हमने देखा कि वहाँ किस तरीके से वो राम नाम की पर्ची वही वो लिखते थे और फिर उनको जाके गोली में डाल के जो है उसको क्या कहते हैं, मछली को खिलाया करते थे, वो पाठ किया करते थे, शिव जी की पूजा किया करते थे। तो ये सभी हमको साफ देख कर लग रहा था कि वो एक धार्मिक विचार के पुरुष हैं। फिर है, प्रातः जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करते, वे लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा पर बैठा देते। सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपना काम करना है, भाई हमारे संस्कार हमें बच्चों में भी तो डालने हैं। तो सिर्फ हम खुद नहा धोकर काम नहीं कर रहे थे, उनकी पिताजी सिर्फ नहा धो लें, वो भोलानाथ से भी वही काम कराते। वो चाहते थे कि वो भी अपने संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहे, इसलिए उसको भी साथ में लेकर ये सारे काम वो कराया करते थे। बच्चे के प्रति अत्यधिक जुड़ाव का भाव था, वो भोलानाथ के साथ बहुत जुड़ाव रखते थे। सुबह उठाना हो, नहलाना हो, आपका क्या कहते हैं, उसके बाद पूजा पाठ हो, बाहर जाना हो, मछलियों को दाना खिलाना हो, सारे ही जितने काम, जब खेलता था भोलानाथ तो उसके साथ भी शामिल हो जाया करते थे। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि वो भोलानाथ के साथ बहुत जुड़ाव रखते थे। सरल भोले स्वभाव के, ममता में तथा जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले थे। ये भी हमने देखा कि जीवों के प्रति भी दया भाव रखते थे और बहुत ही भोले मन के साथ थे। प्रश्न संख्या 7 है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। पंक्ति के कथन का संदर्भ लिखकर बताइए कि माता का अंचल पाठ में वर्णित माता अपने पुत्र को किस भाव से खिलाती थी और इससे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब क्या है, जब वो खाना खा रहा होता है तो पिताजी उसको खिला रहे होते, छोटा छोटा कौर खिला रहे होते हैं, तो माता आती है वो उसको बड़ा बड़ा कौर खिलाती है। तो उसके कहने को तब खिलाते हुए क्या कहती है, खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। अब ये जो पंक्ति उन्होंने किस संदर्भ में कही, बच्चे को खाना खिलाने के संदर्भ में कही थी। माता अपने पुत्र को किस भाव से खिलाती है, इससे क्या शिक्षा। यहाँ पर वो सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं खिला रही है कि नहीं ठीक है तुम अभी खा लो, अभी पेट भर लो, अभी का खाया, अभी का पेट भरा हुआ सारी उम्र चलेगा। तो इसलिए जो उन्होंने बताया कि अगर आपको इस दुनिया में अच्छे से रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे से काम करना है, तो खाना भी हमें उतने अच्छे से पड़ेगा, उतना ही पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से रहेंगे ना। अभी आप देखो, एक दिन आप खाना ठीक से नहीं खाओ, दूसरे दिन आपको वीकनेस आने लगेगी। क्यों? क्योंकि खाना ही हमें एनर्जी देता है हमारे काम करने के लिए। अब खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी भरते जाओ, खाने का मतलब है पौष्टिक भोजन खाओ। और ये पौष्टिक भोजन आजकल हम लोग को बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है उसको तो खाइए, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी घर का खाइए, ना कि बाहर का जंक फूड खाइए। तो माता अपने पुत्र को इस भाव से खिलाती है कि मर्द बच्चों को खाना खिलाने का ढंग नहीं जानते। सही बात है, अगर पिता को दे दीजिए तो वो खाना ठीक से नहीं खिला पाते। माँ के हाथ में ही खाने पर बच्चों का पेट भरता है। वह पेट भरा होने पर भी अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर दही चावल के बड़े बड़े कौर मुंह में यह कहकर देती है कि जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे, और बच्चा उनके उड़ने से पहले ही खा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वो कह रहे हैं कि पहले उसके पिताजी खाना खिला रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम क्या छोटे छोटे कौर बना के खिला रहे हो, इससे बच्चे का क्या पेट भरेगा। फिर वो आती है बड़े बड़े बाइट बना खिलाती है। अब बच्चे का पेट भर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे खाना खिलाती है। क्या बोलती है, वो तरह तरह के पक्षियों का बनाती है बाइट नाम से, और कहती है मुँह खोलो नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो वो सोचता है कि सही में उड़ जाएगा, तो वो मुँह के अंदर खोल के तुरंत उस बाइट को रख लेता है। तो इससे ये भाव होता है कि माँ किस तरीके से अपने बच्चे को खाना खिला रही है, ये भाव इसमें दिखाया गया है।
माँ के अनुसार बच्चा बड़े बड़े कौर खाकर ही दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। वे अपने पति से कहती है कि आप छोटे छोटे कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, इससे बच्चा थोड़ा खाकर ही सोच लेता है कि वह बहुत खा लिया है। इससे हम यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि माता का मन तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह अपने बच्चे को अपने हाथों से ना खिला ले। देखिए, ये बात तो फैक्ट है, सही बात है। बच्चा अपने आप खाए या उसे घर में कोई और खिलाए, माँ को हमेशा ये लगता है कि उसने सफिशिएंट खाना नहीं खाया है। ठीक है, ये बात एकदम सही है, होती है। तो जब तक माँ अपने हाथों से, हम कह रहे एक दो बाइट ही सही खिला लेती है, तो उसे संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेरे बच्चे ने खाना खाया है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है इस पूरी बात से। प्रश्न संख्या 8 है, सवेरे बाबूजी किस ग्रंथ का पाठ किया करते थे और उस समय भोलानाथ कहाँ बैठते थे और क्या किया करते थे? बाबूजी की इस दिनचर्या से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? माता के अंचल पाठ के आधार पर बताइए। तो बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ किया करते थे, भोलानाथ उनके साथ ही बैठा करते थे, है ना। तो देखिए क्या है, सवेरे बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे और उस समय भोलानाथ अपने पिता के साथ बैठते थे। पिता ही उसे नहलाते थे, उसके माथे पर तिलक व भभूत लगाते थे, मस्तक पर 3 आड़ी रेखाओं वाला त्रिपुंड लगाते तथा सिर पर लंबी लंबी जटाओं को बांधकर पूरा बम्बोला बना देते थे। बम्बोला यानी कि शिव जी, तो वो त्रिपुंड बनाते ना, 3 आड़ी रेखाएं खींच के, और जैसे इस तरीके से शिव जी का त्रिपुंड बनता है ना, ऐसे ऐसे बनाया जाता है और फिर उसके बाद ऐसे करके बनता है, ये बनता है ना, तो ये कहलाता है त्रिपुंड, जो शिव जी अपने माथे पे लगाते थे। तो वही भोलानाथ के उस पे मस्तक पे जो है बना दिया करते थे। भोलानाथ उनकी बगल में बैठकर आईने में अपने मुंह को निहारा करते थे। पूरा त्रिपुंड बनाया, उसके बाद उनकी बड़े बड़े बाल थे, बांध के पूरा जटाएं उनकी बांध दिया करते थे, यानी कि बम बोला बन जाया करते थे, यानी शिव जी की तरह लगते थे। अब साथ में बैठते थे और आईने में अपना मुंह देखते थे, भाई जटाएं बंधी हुई हैं, त्रिपुंड लगा हुआ है, मुंह को निहार कर आड़े तिरछे मुंह बनाकर मुस्कुराते तथा पिता को देख लेने पर लजा जाते। अब क्या वो शीशा लेकर जो है अभी अपना ये रूप शीशे में निहार रहे हैं भोलानाथ जी, अब आड़े टेढ़े मुंह भी बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तमाम तरीके के। अब जब पिताजी उसको देखते हैं पीछे से, पिताजी तो पीछे बैठे हैं, जब वो ऐसे करके देखेंगे तो पिताजी का अक्स किस में, आईने में दिखाई देगा। जब भोलानाथ देख लेते हैं कि हाँ मुझे पिताजी देख रहे हैं, तो वो शर्मा जाया करते थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हमें पूरा समझ में आया कि भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ किया करते थे और भोलानाथ साथ बैठा करते थे, पूरा बम्बोला बन जाया करते थे। बाबूजी की इस दिनचर्या से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के लालन पालन में केवल माँ का ही नहीं, पिता का भी पूरा पूरा योगदान होता है। सामान्यतः बच्चों के लालन पालन का उत्तरदायित्व केवल माँ पर डाल दिया जाता है, जो कि गलत है। इस पाठ में पिता अपने पुत्र के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, अतः पिता पुत्र में दोस्तों जैसे संबंध होने की प्रेरणा बाबूजी की दिनचर्या से मिलती है। तो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या अगर हम देखें बाबूजी की, तो वो ज़्यादातर समय भोलानाथ के साथ बिता रहे हैं, उसके साथ सारे दिनचर्या का काम हो रहा है। तो एक दोस्तों जैसी बाउंडेशन थी उन पिता पुत्र में। तो यहाँ पर क्या है, इस दिनचर्या से पता चलता है कि जो सिर्फ बच्चे का लालन पालन है वो काम माँ का ही नहीं होता, पिता का भी होता है। और पिता अगर इस काम में भागीदारी रखता है तो बच्चे में और पिता के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है और वो दोनों में दोस्ती जैसा व्यवहार हो जाता है। तो इस दिनचर्या से पता चलता है क्या कि यहाँ पर दोनों में दोस्त जैसा व्यवहार था और पिता का भी भागीदारी होनी चाहिए एक बच्चे के लालन पालन में। प्रश्न संख्या 9 है, माता के अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि माँ बच्चे को कन्हैया का रूप देने के लिए किन किन चीज़ों से सजाती थी, इससे उसकी किस भावना का बोध होता है, आपकी राय में बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो वो किस तरीके से सजाती थी और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती थी वो बताना है। भोलानाथ की माँ भोलानाथ के सिर में बहुत सा सरसों का तेल डालकर बालों को तर कर देती थी, ठीक है, खूब सरसों का तेल लगा अच्छे से, फिर उसका उपटन करती थी, यानी कि वो बेसन से बना के उपटन लगाए पूरे शरीर में। वह भोलानाथ की नाभि और माथे पर काजल का टीका लगाती, उसकी चोटी गूंथती, उसमें फूलदार लट्टू बांधती, होता था पहले एक जटाई आती थी वो बांधा जाता, काला काला आता है, अभी भी गाँव वगैरह में देखें तो एक काला सा धागा टाइप का होता है, बड़ी सी चोटी होती है, उसमें जो है ऐसे कलरफुल नीचे फूल लटके होते हैं, उसको लट्टू कहते हैं। उसे रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। इससे भोलानाथ के प्रति माँ के लाड प्यार की भावना का बोध होता, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा जो है वो कन्हैया ही होता है।
बच्चों का यह कर्तव्य है कि वे भी माँ के प्रति आदर सम्मान का भाव रखें और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। तो माँ किस तरीके से कन्हैया बनाती थी, तेल लगा के, उपटन करके, काजल लगा के, बढ़िया चोटी बांध के, बालों में उसमें लट्टू लगा के, और फिर उन्हें रंगीन कपड़े पहनाती थी, कन्हैया बना देती थी। तो इससे ये भाव है कि माँ जो है अपने बच्चे में कन्हैया का रूप देखती थी और उसे बहुत लाड करती थी। ये तो माँ के प्रति होगी, लेकिन बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, वो भी माँ को उतना प्यार करें, आदर सम्मान दें, उनकी बात को माने, उनके कामों में उनका हाथ बटाएं। ये आजकल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इसमें नहीं मेंशन है कि उनके कामों में भी उनका आप हाथ बटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भोलानाथ बचपन में कैसे कैसे नाटक खेला करता था, इससे उसका कैसा व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो वो कई तरह के नाटक खेलते थे भाई। ब्याह रचाया जाता था, भोज लगाया जाता था, मिठाई की दुकान लगती थी, खेती का खेल होता था, बहुत तरह के खेल नाटक रचाए जाते थे ना, वो सारे आपको बताने हैं। देखिए क्या है, बचपन में भोलानाथ तरह तरह के नाटक खेला करता था। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे उसे रंग मंच बना दिया जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोला तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी। चंदोला मतलब जिसे आप आजकल टेंट कहते हैं, टेंट लगा दिया जाता है, तकनाट टांग दिया जाता है, उसको बोला जाता है। इस दुकान में चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते थे। अब क्या होता है, चिलम के खोखे होते हैं ना, जो चिलम पी जाती है तो वो एक खोखला ट्रायंगल टाइप का होता था, जो लोग ऐसे करके चिलम पीते थे, यहाँ से निकलता था। तो चिलम के जो खोचे होते थे उसमें कपड़ों के थाले बिछाए हो जाते थे और उस पर लड्डू रखे जाते थे। पत्तों की पूड़ी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों में बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब ये देखिए ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसे कोई आजकल के बच्चे छूना पसंद नहीं करेंगे, उसी से ये पूरी मिठाई की दुकान लगा लिया करते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। पैसे भी तो भाई आदान प्रदान करना, पैसे दोगे तो भी तो मिठाई खरीदेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, ठीकरों के बटखरे, यानी कि वो जो मिट्टी के टोकरे, मिट्टी के वो होते हैं ना छोटे छोटे मटके, जब वो फूट जाते थे तो वैसे मिट्टी, अब इनको आप ऐसे समझो आजकल के प्रेजेंट टाइम में घड़े होते हैं ना, है ना, तो उसी में पहले क्या ना सारी चीज़ें रखी जाती थी, दही दूध सब रखा जाता था घर में। तो वो जब टूट जाते थे तो उनके जो टुकड़े रहते थे वही उनके पैसे बन जाया करते थे। इससे भोलानाथ का मौज मस्ती व शरारत करने वाला रूप सामने आता है कि वो हर तरीके से मस्ती करना जानता था। ये नहीं कि उसके पास सीमित साधन थे, वो जो कुछ मिलता था उसी से मस्ती कर लेता था। वह एकाकी स्वभाव वाला ना होकर सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला बालक है, जो शीघ्र ही दूसरों का समायोजन कर लेता था। तो वो बाय नेचर अगर हम बोले तो वो अकेले रहने वाला व्यक्ति नहीं था, वो सबके साथ रहकर और हर एक उपलब्ध साधन से चीज़ों को खेलना जानता था और कोई भी व्यक्ति है उसे अपने खेलों में आसानी से शामिल कर लिया करता था। जैसे कि पिताजी इतने बड़े होते हुए भी उसके खेलों में शामिल हो जाते थे, तो इस चीज़ से पता चलता है कि वो उनको भी शामिल कर लिया करता था। प्रश्न संख्या 11 है, माता के अंचल पाठ में वर्णित मूसन तिवारी कौन थे, उनके साथ बाल मंडली ने शरारत क्यों की थी और उसका क्या परिणाम हुआ, इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अब आपको बताना है मूसन तिवारी कौन थे, उनके साथ क्या किया बच्चों ने, और ये जो घटना हुई उससे आपको क्या प्रेरणा मिल रही है। तो देखिए क्या है, एक बार जब भोलानाथ और उसके साथी बाग से लौट रहे थे तब रास्ते में मूसन तिवारी जो वृद्ध थे और जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता था मिल गए। ठीक है, आंखों से कम दिखाई देता था और बूढ़े भी थे, मिले। उन्हें भोलानाथ ने के ढीठ दोस्त बैजू ने के बहकावे में सब बच्चों ने मिलकर उन्हें चढ़ाया। तो उनका एक दोस्त था बैजू भोलानाथ का, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, तो उसके बोलने पर उन्होंने उस वृद्ध को यानी मूसन तिवारी को बहुत चढ़ाया। मूसन तिवारी के खदेड़ने पर सब बच्चे भाग गए। जब तिवारी जी सीधे पाठशाला गए और उनकी शिकायत की, वहाँ से बैजू और भोलानाथ को पकड़कर बुलाया गया। अब क्या वो मूसन तिवारी जानते थे भाई स्कूल की एक ही पाठशाला, सब बच्चे वहीं पढ़ेंगे। वो पहुंच गए पाठशाला, वहाँ पे जाके टीचर को शिकायत कर दी और फिर क्या हुआ, बुलाया गया सबसे शैतान बैजू और उसके साथ भोलानाथ। उनको बुलाया गया, भाई आइए। बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ की गुरुजी ने खूब खबर ली। अब बैजू चूंकि शरारती था, वो जानता था शरारत करके कैसा भागना है। भोलानाथ इन सब में शामिल नहीं रहते थे, लेकिन आज पहली बार पकड़ाए गए। भोलानाथ को जैसे बुलाया गया, भाई बैजू और भोलानाथ आए, बैजू तो भाग गए और पकड़ाए कौन, भोलानाथ।
अब भोलानाथ जब आए तो मास्टर जी ने खूब खबर ली उनकी। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें वयोवृद्ध लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, उनका हमें आदर सम्मान तो करिए, लेकिन जितना हो सके उनकी हेल्प भी करिए, क्योंकि वो लोग अब शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें हमारी बहुत मदद पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, हमें उनका सम्मान भी उतना करना चाहिए, क्योंकि भाई वो हमसे इतने बड़े हैं उम्र में, तो हमारे साथ की तो उनको ज़रूरत पड़ती है। हमारा पूरा जीवन उनके सहारे बीता है। अब वो समय है कि अब हमें उनकी केयर करनी है। जब तक हम बड़े नहीं हो गए, जब तक हमें केयर की ज़रूरत थी, तब तक वो हमारी केयर कर रहे थे। तो इसलिए हमें बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था? अब भाई ये था कि जब मूसन तिवारी जी ने शिकायत करने के बाद अध्यापक जी ने खबर ली। अब खबर ली तो भाई उसी समय पिताजी भी आ गए। अब उनका रोना शुरू। अब पिताजी जैसे तैसे समझा के उन्हें गोद में लेकर आए। जब गोद में लेकर आए, उन्होंने बाकी बच्चों को खेलते देखा, तो जो ये रो रहे थे, सिसक रहे थे, वो सब सिसकना भूल के और बच्चों के साथ खेलने चले जाते। अब इसका कारण क्या था कि वो रोना भूल के बच्चों के साथ गए? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चे को अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही तरह तरह के खेल खेलने को मिलते हैं, और भोलानाथ भी अपने साथियों के साथ उन सब खेलों का आनंद लेना चाहता था। अभी क्या था, वो सिर्फ अपने पिताजी के साथ था और रो रहा था, लेकिन जबकि उसको मज़ा किसके साथ आना था? अपने दोस्तों के साथ आना था। तो इसलिए जो है वो अपना सिसकना भूलकर और क्या करने लगता है, वो खेलने लगता है अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उसे मज़ा कहाँ आएगा? अपने फ्रेंड्स के साथ में आएगा। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर अपने सभी दुख दर्द भूल जाता है। उसे मित्रों के साथ बहुत मजा आता है। अब उसे जो डांट पड़ी थी, जो मार पड़ी थी अध्यापक जी से, अब वो सभी कुछ भूल जाता है अपने फ्रेंड्स को देखकर। इसीलिए वो रोना भूल जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है। यदि भोलानाथ अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाते। भोलानाथ अगर रोना जारी ही रखता तो सब उसको चिढ़ाते। ये भी एक डर था, इसलिए वो भी भूल जाता है और खेलने लगता है। प्रश्न संख्या 13 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? अब ये बताना है कि उनका जो खेलने का सामान था वो और आपके जो खेलने का सामान है, इनमें भिन्नता किस तरीके से है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल के खेलने की सामग्री से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। तो अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हर पॉइंट में आप उसको डिफरेंट करें, या सिर्फ 2 पॉइंट लें, एक में खाली भोलानाथ की सारी सामग्री बता दें और एक में अपनी बता दें, और अंत में कंक्लूजन में 2 लाइन लिख दें। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते थे। तो जो उन्हें मिल गया सहूलियत से, वो सभी इकट्ठा करते थे और उसी से खेलते थे। जबकि आज प्लास्टिक आदि का प्रचलन है, इसी कारण हम प्लास्टिक के आकर्षक खिलौनों से खेलते हैं जो संगीत की धुन और बोलने की आवाज़ पे निकलते हैं। अब पहले क्या होता था, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता था उसी से खेल लेते थे, लेकिन आजकल क्या है भाई, महंगे महंगे खिलौने खरीदिए जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी मधुर मधुर आवाज़ें निकलती हैं, उनको खेल कर बच्चों को आनंद आता है। तो एक तो ये खेलने की सामग्री में ये भिन्नता थी। दूसरा है, टेलीविज़न के आने से हम कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, निक आदि चैनल देखकर भी अपना मनोरंजन करते हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज हम इस टीवी के डब्बे के सामने बैठकर अपना एंटरटेनमेंट करने लगे हैं। लेकिन भोलानाथ क्या करता था, वो प्राकृतिक रूप से बाहर खेला करते थे। आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों द्वारा हम उन्हीं की खेल सामग्री खेलते हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों के खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती थी, जबकि आज के बच्चों की सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। अब भोलानाथ क्या है, वो टूटे हुए बर्तन, मिट्टी, लकड़ी, इन सभी चीज़ों को एकत्र करके खेला करते थे। लेकिन आज क्या, अगर बच्चों को खेलना हो, नहीं मम्मी मुझे मार्केट से ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, महंगे महंगे खिलौने पैसे खर्च करके खरीदने पड़ते थे। तो एक जहाँ प्राकृतिक तौर से पहले हुआ करता था, आज क्या है, बहुत पैसे खर्च करके इन खिलौनों को खरीदा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। बिल्कुल है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देता है?
तो जो ये ग्रामीण संस्कृति जो दिखाई गई है ये कब की है, 30 के दशक की है, ठीक है, 30s में जो रहा उस टाइम का है, यानी कि 1930 से लेकर 31, 32 से लेकर 39 तक का उस समय का दशक दिखाया गया है। लेकिन आज अगर आप किसी गांव में जाएं और वहाँ का परिवेश देखें तो आपको क्या डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। जिनके गांव होंगे आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, और जो इसमें चित्रण है वो दिखाया गया है। और जिनका नहीं है वो अपने फ्रेंड से मिलकर बात कर सकते हैं, या आसपास आपके कहीं कोई गांव हो तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए क्या, 30 के दशक की ग्राम संस्कृति में आपसी भाईचारा, सहयोग और आपसी प्रेम था। बच्चे परिवार के सदस्यों से अत्यंत घुले मिले थे। तो एक जो पारिवारिक और सामाजिक बाउंडेशन थी, जो बाउंडिंग थी, वो हमें देखने को मिलती है कि वो चाहे बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, बच्चे परिवार के साथ अच्छी बाउंडिंग रखते थे, अपने बाहर दो मित्रों के साथ रखते थे, और अगर बड़ों की बात करें तो वो भी आपस में मिलजुल कर और बहुत ही प्यार से रहा करते थे। माँ गांव के बचपन में खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता था जिसे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। तो बच्चों को खेल में ही वो चीज़ें सिखाई जाती थी जो फ्यूचर में उन्हें करनी होती थी, और वो उन चीज़ों को बहुत ही दक्षता के साथ सीख भी लेते थे। ये भी अब जैसे भोलानाथ है, खेती का खेल खेलते थे, अब बड़े होकर उसे अगर खेती करनी है तो वो खेल खेल लिया करता था। उसे अगर दुकान जाना है तो सामान खरीदना है तो वो खेल में दुकान लगाता था, सामान भी खरीद लेता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें खेल में उन लोग को सिखा दी जाया करती थी। आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देता है। अब आज के ग्रामीण संस्कृति में आ जाएं तो हमें क्या परिवर्तन दिख रहा है, इसे देखिए क्या है। सादगी का स्थान चकाचौंध और बनावटीपन ने ले लिया है। व्यवहार और बातचीत में सादगी के स्थान पर चालाकी और धूर्तता आ गई है। अगर आप पहनावे में देखेंगे, यानी कि वेशभूषा में देखेंगे, तो आपको शहरीकरण गांव में भी दिखाई देगा। वहाँ पे भी आजकल तरह तरह फैशनेबल कपड़े लोग पहनने लगे। गांव का परिधान, धोती कुर्ता, ये सब कहीं ना कहीं गायब हो गया है। औरतें भी अब सूट में आ गई हैं, आप गांव में देखोगे बहुत सी लड़कियां तो जीन्स में ही, फ्रॉक में ही रहती हैं, जबकि पहले परिधान क्या होता था, घाघरा चोली या साड़ी में रहा जाया करता था। तो वो परिधान भी आपके गायब हो गए। बातचीत में हो तो भी बातचीत में हमारा किस में फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें जो एक क्या कहते हैं बाउंडिंग हुआ करती थी, वो अब लोगों में नहीं दिखाई देती है। सुख दुख में परिवार के सदस्य पहले की तरह एक साथ एकत्र नहीं हो पाते हैं। अब संबंधों में अपनत्व नहीं रहा है, उसमें धन और स्वार्थ आ गया है। अब क्या हुआ है, पहले भाई गांव में कहीं किसी का सुख हो, कहीं दुख हो, तो सब मिलजुल कर आपस में शेयर किया करते थे। लेकिन अब क्या है, इन सभी चीज़ों में स्वार्थ आ गया है, धन आ गया। हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम क्यों उसके घर जाएं, क्यों हम ऐसा करें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ें लोगों के मन में आने लगी। हर चीज़ अपने फ़ायदा या नुकसान सोचकर नहीं की जाती, कुछ चीज़ें हमें सामाजिक तौर पे भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इसलिए बताया कि लोगों में अपनेपन का जो भाव होता है वो गायब हो चुका है। घरों में बच्चे अपने सगे संबंधियों की जगह पर टेलीविज़न और वीडियो गेम को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे। ग्रामीण जीवन में भी आजकल टेलीविज़न आ गया, सभी घरों में टेलीविज़न है। बच्चे जो हैं अब क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय ना बिता के टेलीविज़न है, वीडियो गेम है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों में अब समय, मोबाइल तो सभी के पास है, गाँव में भी जाइए तो आप सभी के पास मोबाइल देखेंगे, तो उसमें अब ये बच्चे ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, ना कि वो परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हंसना बोलना समय बिताना अब नहीं होता है। परिवार की परिभाषा परिवार के सभी सदस्य नहीं बल्कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक सीमित हो गई है। परिवार का मतलब होता था दादा दादी, ये जो हैं, उसके बाद पिताजी, चाचा चाची, ताऊ बुआ, सब ये हुआ करते थे। लेकिन आज क्या की परिभाषा क्या हो गया, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। परिवार का जो दायरा है वो सिकुड़ गया है। जहाँ परिवार आया करता था पूरा परिवार, जैसे में दादा दादी, पिताजी, माताजी, अब सारे भाई और उनके बच्चे हुआ करते थे, अपने बच्चे और पत्नी हुआ करती थी। आज क्या है, वो दायरा सिमट गया। आज सिर्फ मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो ये दायरा अब हमें सिर्फ, हम ये बोलेंगे कि हमें सिर्फ जो है वहाँ देखने को नहीं, शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी अब ये दिखने लगा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका न्यूक्लियर फैमिलीज़, है ना। अब जो क्या कहते हैं, जो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, अब गाँव में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये सारे बदलाव आते हैं। प्रश्न संख्या है 15,
यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिताजी के साथ पूरा दिन बिताना, माँ के साथ सुरक्षा महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो हमने इस पाठ में पढ़ी हैं माता पिता के प्रति भोलानाथ की या भोलानाथ की माता पिता के प्रति, तो वो जो माता पिता का प्रेम है भोलानाथ के लिए, यानी कि वात्सल्य जो दिखाई दे रहा है, उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हमने उसे पॉइंट्स में दिया है। देखिए क्या है, निम्नलिखित घटनाएं माता पिता के वात्सल्य को व्यक्त करती हैं। कौन सी घटनाएं? भोलानाथ के पिता का सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी नहलाकर अपने साथ पूजा पर बैठा लेना और उसके माथे पर भभूत का तिलक लगा देना, उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना। तो यहाँ पर किस तरीके से वो सुबह की शुरुआत ही पिता अपने पुत्र के साथ कर रहा है, सारे जो नित्य क्रम हैं वो करके पूजा पाठ करना भी वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये एक वात्सल्य दिखा रहा है पिता का अपने पुत्र के लिए। पिता द्वारा उसे अपने कंधों पर बिठाकर गंगा जी जाना और खेल खेल में कुश्ती लड़ना। तो यहाँ पर खेल में भी अपने पिता के साथ रहना, सारी चीज़ें, और धार्मिक कार्य सिखाना, तो ये सब पिता का वात्सल्य झलकाता है। पिताजी द्वारा भोलानाथ को अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाना तथा माँ द्वारा तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाना, माँ द्वारा भोलानाथ की चोटी गूंथना आदि। तो ये भी कर्म ऐसे हैं। पिता भी माँ गोरस मतलब क्या हुआ आपका? दूध। गोरस यानी गाय का रस, यानी गाय जो दूध देती है, दूध और भात जो है मिलाकर खिलाना। माँ का बच्चे को किस तरीके से तरह तरह के पक्षी बना बनाकर मुंह में खिलाना, ये सब चीज़ें क्या प्रदर्शित कर रही हैं? माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्यार। सांप से डरकर भोलानाथ को कांपते देख पिताजी का तेजी से उसकी ओर आना तथा माँ का जोर जोर से रोना। सांप देखकर जब वो लड़ता फिरता गिरता हुआ जब घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर जो है सभी डर गए थे, माँ भी और पिताजी। वो तो सीधे माँ के पास गया, पिताजी पहले बैठे थे, पिताजी के पास न जाके माँ के पास गया। जब माँ के पास गया तो पिताजी अपना सारा काम छोड़कर बच्चे के पास आते हैं, माँ भी उसकी हालत देखकर रोने लगती है। तो ये क्या दिखा रहा है? पिता का दौड़ कर आना, माँ का रोना, ये पुत्र के प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित करता है। तो ये सभी हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न संख्या 16 है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। अब ये जो पाठ हमने पढ़ा इसमें बताया गया है कि इस पाठ का नाम रखा गया माता का अंचल। क्या ये शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है? आपको पहले ये सिद्ध करना है, और अगर आपको कोई दूसरा नाम देना पड़े तो आप क्या दोगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश, काल या वातावरण पर आधारित होता है। मतलब किस परिवेश में रचा जा रहा है, क्या उसके अंदर घटना है, क्या कहानी है, उसी के आधार पर उसका हमेशा शीर्षक रखा जाता है। माता का अंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। क्या बताया गया है इस पूरे कहानी में कि किस तरीके से माँ का आंचल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम भले कहीं पे भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, जितने बड़े हो जाएं, लेकिन जो हमको निस्वार्थ प्यार, जो सुरक्षा का एहसास हमें माँ के आंचल में मिलता है, वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो ये माँ के आंचल की सार्थकता को बताया गया है। बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा का अनुभव करता है। यही चीज बताया गया कि पूरा टाइम तो वो पिताजी के साथ रहा, लेकिन जब उसमें मुश्किल आई, विपत्ति आई, तो वो कहाँ छिपा? आके माँ की गोद में आया, माँ के आंचल में आकर छिपा। माता से बच्चे का ममतत्व का रिश्ता होता है। ये ममतत्व जो ममता होती है, ये निस्वार्थ भाव की होती है। यहाँ पे सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। भोलानाथ का अपना पिता से अपार स्नेह था, पर विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसीलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का शीर्षक माता का अंचल रखा, जो कि पूर्णता उपयुक्त है। तो मतलब क्या है, हम ये माता के आंचल की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं, तो अगर इसका नाम माता का अंचल है तो बिल्कुल सही है और एकदम सही रखा गया है। वैसे इस कहानी के अन्य शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं, माँ की ममता अथवा वात्सल्य, माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य प्रेम। तो यहाँ पर वात्सल्य क्या होता है? जो माँ पिता जो भी प्रेम बच्चों के प्रति रखा जाता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर ये कोई ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो इसके कहानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
प्रश्न संख्या 17 है, भोलानाथ का पिता से कुश्ती लड़ना किस प्रकार होता था? इस कुश्ती से किस प्रकार के संबंधों का पता चलता है? क्या इस प्रकार के संबंध आज भी कायम है? तो आपको पहले वो कुश्ती वाला दृश्य पूरा दिखाना है कि किस तरह से कुश्ती हुआ करती थी। फिर यहाँ पर उससे क्या क्या प्रदर्शित होता है। यहाँ पर पिता पुत्र के बीच का जो संबंध है और उनके बीच का जो प्यार है, विश्वास है, वो प्रदर्शित होता है। तो देखिए क्या, कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती होती थी। उस कुश्ती में बाबूजी कमजोर पड़कर भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते थे, जिससे भोलानाथ उन्हें हरा देता था। अब होता है कि भाई बच्चों से ज़्यादा ताकतवर तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कई बार आप ये देखेंगे कि बच्चों के आगे माँ बाप हार जाते हैं। वो इसलिए ताकि बच्चों को जो है इनकरेज किया जा सके उनके काम के लिए कि नहीं वो केपेबल हैं, वो कर सकते हैं। तो ये बच्चों को जो है मेंटली रूप से मेंटली जो पावर दी जाती है कि नहीं आप कर सकते हो ये चीज़। बाबूजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाता। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता तो बाबूजी हंसते हंसते मूछें छुड़ाकर उसके हाथों को चूम लेते थे। यानी कि ठीक है, कुश्ती में तुमने हमें हरा दिया, लेकिन वो इस पल को भी बहुत एंजॉय किया करते थे। इस प्रकार की कुश्ती से पिता पुत्र के बीच आत्मीय संबंधों यानी मधुर संबंधों का पता चलता है। आज समाज में अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ में पिता पुत्र के बीच इस प्रकार के संबंध लुप्त होते जा रहे हैं। पिता और पुत्र के बीच अब ऐसे संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। निर्धन वर्ग में तो इस प्रकार के संबंध फिर भी देखे जा सकते हैं, किंतु उच्च वर्गीय समाज में पिता के लिए इस प्रकार के खेलों हेतु समय निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब जहां अब आप पैसा इतना कमा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ समय एक्सपेंड नहीं करते, और इस तरह के संबंध हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए होता है ना, आजकल की जनरेशन में आप देखिए एक पिता और पुत्र के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है, एक दूसरे से वो लोग बात नहीं कर पाते, दिल की बातें कह नहीं पाते। तो सबसे बड़ा जो ज़रूरी होता है, अपने बच्चों के साथ समय एक्सपेंड कीजिए। तो अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं करते तो उनकी चीज़ों को समझिए, उनके पास जब समय होता है तो उनके साथ बैठिए, बातें करिए, क्योंकि आजकल आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें बहुत समय जो है पैसा कमाने में और लग जाता है, जिससे वो थक भी जाते हैं। तो हर समय नहीं, अगर वो कभी भी फ्री हैं तो बैठिए, बात करिए। आप तो कर सकते हैं ना, उनके पास समय नहीं है तो उन्हें आप ज़रूर बात करिए। प्रश्न संख्या 18 है, भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती है? वह उसके बाबूजी को क्या कहती है? इससे माँ की कौन सी छवि बनती है? तो यहाँ पर क्या है, उसके पिताजी छोटा छोटा कौर बना के खिला रहे थे। भाई वो कहने का मतलब है कि और खिलाओ। एक बच्चा है, बढ़ती उम्र है, उसको ज़्यादा पोषण या ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से जो है वो छोटे छोटे बाइट की जगह बड़े बड़े बाइट खिलाती है। इसीलिए कहता है खाएगा बड़े बड़े ठौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। तो इस तरीके से वो पिताजी को बोलती है और उनसे खाना लेकर खिलाती है और एक एक पक्षी बना बना के खाना खिला रही होती। तो इसमें माँ का जो है प्यार, वात्सल्य जो है इस पूरी तरीके से झलकता है, फिक्र झलकती है। भोलानाथ के भर पेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। वह उसके बाबूजी को कहती थी कि आप तो 4-4 दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि वह बहुत खा चुका है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। तो ये तो होता है, माँ खिला दे तो समझ लो भर गया पेट। माँ के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह अपने बच्चे के प्रति अत्यधिक ममतत्व यानी कि ममता के कारण चाहती है कि वह अधिक से अधिक खाए, वह मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बने। इससे माँ का अपनत्व एवं अत्यधिक प्रेम झलकता है। तो यहाँ पर इससे क्या है, वो चाहते हैं कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रहे, ताकि वो जीवन में कुछ आगे कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो खाना अच्छा खाए। तो इससे इस पूरे वाक्य से ये झलकता है कि माँ अपने बच्चे को अत्यधिक प्रेम करती है, यानी कि भोलानाथ को बहुत प्रेम करती है। प्रश्न संख्या 19 है, भोलानाथ के खाने के समय माता पिता में नोक झोंक होती थी। आपको भी अपने बचपन का समय याद आता होगा जब घर में माता पिता के बीच नोक झोंक होती थी। ऐसे कुछ आप बीते प्रसंगों का वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर जब भोलानाथ को खाना खिलाया जाता था तो उनके माँ बाप के बीच नोकझोंक हो जाती है। ऐसे बहुत से प्रसंग आपके यहाँ भी हुए होंगे, उन्हें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जिस प्रकार भोलानाथ के माता पिता के बीच नोकझोंक होती थी, वैसे हमारे बचपन में भी माता पिता के बीच नोकझोंक होती थी। पिताजी किसी कारण हमें डांटते तो माँ हमारा पक्ष लेती, और माँ डांटती तो पिताजी हमें प्यार करते। देखिए ऐसा बहुत अक्सर कई घरों में होता है। माँ डांट ले, सब कुछ है, सब ठीक है, अगर पिताजी ने कुछ कह दिया तो समझ लो पूरी दुनिया, पिताजी भी बुरे, मेरा बच्चा ही साली अच्छा है। तो ये चीज़ होती है, जब माँ डांटे तो पिताजी प्यार करते हैं, और पिताजी डांटे तो माँ प्यार करती है। खाने के अतिरिक्त अन्य कामों जैसे खेलने कूदने तथा स्कूल जाने को लेकर भी माता पिता के बीच नोकझोंक होती थी। माँ हमें पढ़ने के लिए बैठने को कहती तो पिताजी हमें घुमाने ले जाने के लिए कहते। तो किस तरीके से बातें होती थी कि भाई अभी पढ़ने का समय है, पढ़ो, लेकिन पिताजी कहते नहीं चलो घूम के आते हैं। वास्तव में उन दोनों के बीच होने वाली नोकझोंक हमारे प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित करती है। वे हमारी मानसिकता को भाप कर उसी के अनुसार प्रक्रिया करते थे। जब दूसरा यानी कि माता पिता में से अन्य कार्य के लिए कहता था, तो यहाँ पर क्या होता था, कोई दूसरा कहे, कोई इस तरीके से नोकझोंक हो जाया करती थी। उन्हें लगता अरे बच्चे को तुम पूरे दिन पढ़ने के लिए कहती रहती हो, चलो थोड़ी देर इसको खेलने दो। अब जब पिताजी कहते तो माँ बोलती कह दे पूरा कितनी देर पढ़ेगा, आप थोड़ी इसको खेलने दो, खाने दो। तो ये एक बच्चे को लेकर दोनों के कंसर्न के कारण ही, क्योंकि दोनों ही बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोई हम ये नहीं बोलेंगे माँ ज़्यादा प्यार करती है या पिताजी ये प्यार, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए ये नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अच्छी है, किसी की वो अच्छी है। तो अब दोनों ही अच्छा ही देना चाहते हैं अपने बच्चे को, इसीलिए ये छोटी मोटी कहासुनी या नोकझोंक हो जाती थी। प्रश्न संख्या 20 है, भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है? माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब ऐसे तो पूरा समय वो अपने पिता के साथ रहा, लेकिन जब मुसीबत आई तो वो माँ के पास क्यों गया? जबकि जब वो घर के अंदर एंटर किया तो पहले तो पिताजी ही बैठे थे, वो चाहता तो पहले पिताजी के पास चला जाता, लेकिन वो अंदर जाकर माँ के पास गया। ऐसा क्यों हुआ आपको बताना है। माता का आंचल पाठ में बाल मनोविज्ञान को बहुत सुंदरता से चित्रित किया गया है। यद्यपि पिता शरीर से अधिक बलवान होते हैं तथा वह बालक को मां की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, किंतु फिर भी संकट के समय बालक भोलानाथ पिता के पास ना जाकर माता के पास जाता है। अब अगर हम फिजिकली तौर पे देखें तो माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिताजी हैं, वो हमें ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो है वो माँ के पास गया भोलानाथ। क्यों? वह माँ की शरण लेना पसंद करता है, क्योंकि माँ की गोद में जैसी ममता होती है, स्नेह होता है, वही उसके जख्मों को भरकर सुरक्षा दे सकती है। तो मतलब एक बच्चा जब डरा हो, जख्मी हो, तो जो प्यार, जो स्नेह उसे अपनी माँ से मिलेगा वो उसे कहीं नहीं मिल सकता है। बालक भोलानाथ सांप के भय के कारण किसी सुरक्षित स्थान में छिप जाना चाहता था। वो सांप से ऐसा डरा था कि वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां किसी प्रकार का खतरा ना हो, जहां वह सांप से सुरक्षित रह सके। इसके लिए उसे सर्वाधिक उत्तम जगह माँ की गोद लगी। माँ का प्यार, दुलार व स्नेह अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे सबसे सुरक्षित जगह जहां लगी, जहां उसे सांप का डर ना हो और उसके सारे जख्म भी जहां पर मरहम लगाए जा सकें, और तो वो जगह उसे माँ की गोद लगी, क्योंकि वो जगह उसको सबसे सुरक्षित लगती थी। तो एक माँ का जो प्यार होता है वो उसे हमेशा, एक बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखता है। इसलिए वो जब हमेशा जब वो तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, तो हमेशा अपनी माँ के पास ही जाना चाहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक के पिता का बच्चों के साथ खेल में शामिल होना क्या दर्शाता है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब क्या होता था भाई, भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेला, अपने जितने भी फ्रेंड्स उनके साथ खेला करता था, लेकिन पिताजी भी उसमें शामिल हो जाया करते थे। भोज खाने बैठ जाते थे, फसल का हालचाल लेने पहुंच जाते थे, दुकान से सामान खरीदने पहुंच जाते थे, ये सब होता ना। तो आखिर वो जब खेल में शामिल होते तो ये क्या चीज़ दर्शाता था, क्या भाव दर्शाता था? ये तो एक तो पिता का अपने बच्चे के लिए प्रेम था, ठीक है, और साथ ही वो अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का भाव रखना चाहता है, इसलिए भी था। तो देखिए क्या है, लेखक अपने मित्रों के साथ अपनी रुचि और अपने ग्रामीण परिवेश के अनुसार खेल खेला करता था। वे कभी हलवाई का खेल खेलते तो कभी घरौंदा बनाकर, कभी वे रसोई बनाते, शादी का खेल खेलते, खाना बनाने एवं खाने का खेल खेलते, तो कभी खेत खलियान में खेती करने का।
लेखक के पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, उनकी एक एक गतिविधि को वे बड़े गौर से देखा करते थे। जब उनका खेल पूरा होने लगता तब वे बीच में पहुंच जाते और खेल का अंग बन जाते। तो हर एक भाई बच्चे को प्यार करते थे तो सारी चीज़ें उसकी एक्टिविटी पे बहुत ध्यान रखते थे, सारी चीज़ों पर, कि उससे कुछ गलत नहीं हो जाए या कोई गलत चीज़ सीख ना ले। और जब वो खेल एंड पे पहुंचता था, ख़त्म होने लगता था, तो वो बीच में एकदम से पहुंच जाया करते थे। कुछ देर तक वे बच्चों के संग खेलते, उनके खेल की सराहना करते, बच्चों की प्रशंसा करते और इस तरह अपना भी मनोरंजन करते। वास्तव में बच्चों के खेल में हिस्सेदारी करके वे उनका मनोबल, उनके खेल की प्रशंसा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाते थे तथा उनके मनोरंजन को और बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो देखिए, जो वो खेल खेलते थे वो उनके भविष्य के लिए ही होते थे। तो यहाँ पर पिता जब बच्चों के साथ खेल रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनकी भागीदारी कर रहा है, तो वो उन्हें एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, उनका प्रोत्साहन कर रहा है और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, बच्चों द्वारा बारात कैसे निकाली जाती थी? उनके द्वारा सजाई गई बारात तथा शादी के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में किस तरह सम्मिलित होते थे। छोटों के प्रति बाबूजी के प्रेम के उस उदाहरण से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? तो एक्चुअली होता क्या था कि जब खेल खेला जाता था तो उसी में एक बारात निकालने का भी खेल होता था। तो वो बारात कैसे निकाली जाती थी पहले तो आप ये एक्सप्लेन करोगे, और बाबूजी उसमें किस तरीके से शामिल हो जाया करते थे, ये चीज़ बताएंगे आप, और इससे आपको क्या प्रेरणा मिल रही है। बच्चे कनस्तर का तंबूरा बजाकर, शहनाई बजाकर व टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते। बच्चे स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़कर चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। आंगन तक जाकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। भाई बारात जाएगी तो क्या होगी, दुल्हन को लेकर लौटेगी ना, तो वो दुल्हन को चढ़ाकर लौटती थी। उसमें लाल कपड़ा डाल दी यानी कि उसके अंदर दुल्हन बैठी हुई है। लौट आने पर बाबूजी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाते थे। वह जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते तब सभी बच्चे हंसकर भाग जाते थे। बाबूजी का इस प्रकार छोटों के प्रति प्रेम उनके असीम वात्सल्य को दर्शाता है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये चीज़ दर्शाता है। वह भोले भाले व स्नेही व्यक्ति थे, तभी वह बच्चों के नाटक में सम्मिलित हो जाते थे, तो कभी प्रसन्न होकर बच्चों का खेल देखा करते थे। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, वो बच्चों के खेल में शामिल भी होते थे, उनकी प्रशंसा भी करते थे, प्रोत्साहन भी बढ़ा करते थे। तो ये चीज़ बताते थे कि भाई बाबूजी बहुत ही एक स्नेही और प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व के मालिक थे, इसीलिए वो सभी के साथ घुल मिलकर रहा करते थे, खास तौर से बच्चों के साथ। प्रश्न संख्या 23 है, फसल को काटने के बाद उसे बाल मंडली में किस प्रकार उसाती थी? यानी कि बच्चे जब खेल खेलते थे ना, तो उसमें खेती का खेल भी होता था, तो फसल को पहले काटा जाता था और फिर उसे उसाया जाता था। तो बाद में बाबूजी आकर क्या प्रश्न करते, इस प्रश्न में निहित भाव को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उस युग में बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कौन सी महत्वपूर्ण बात छिपी होती थी। अब किस तरीके से वो फसल का खेल खेलते थे ये बताना है, फिर पिताजी शामिल होकर क्या प्रश्न पूछते थे कि कैसी रही इस साल की फसल, ये बताना है, फिर उसके बाद ये निहित भाव बताना है कि इस तरह के खेल में किस तरह का भाव है और ये खेल क्यों इतने महत्वपूर्ण हुआ करते थे। फसल के काटने के बाद बाल मंडली उसे एक जगह पर रखकर पैरों से रौंद डालती थी। इसके बाद बच्चे कसोरे यानी मिट्टी का कटोरा, बड़ा कटोरा, दियाली होती है छोटी सी, वैसी एक बड़ा सा मिट्टी का होता है, उसको कसोरा बोलते हैं, का सूप बनाकर फसल उसाते थे। यानी कि अनाज को हवा में उड़ाकर दाने को भूसे से अलग करना होता था, उसको उसाना कहते हैं। और मिट्टी के दिए के तराजू ऊपर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। तो यानी क्या कहने, पहले क्या उसाया, फसल तैयार करी और फिर क्या होता था, उसे तराजू पे तोला जाता था, जो तराजू भी मिट्टी के दियों से बना होता था, और फिर पैसे दिए जाते थे और खरीदा जाता था। बाद में बाबूजी आकर प्रश्न करते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी के आते ही सारे बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही भाग जाते थे। तो जब तक खेलने लेकिन बाबूजी जैसे ही आके प्रश्न पूछते वो सभी शर्मा जाते और खेल छोड़कर भाग जाते थे।
प्रस्तुत पाठ में वर्णित बाल मंडी द्वारा खेले जाने वाले खेलों में उस युग की छवि स्पष्ट नजर आती। मतलब उस समय समाज में क्या चीजें थी ये साफ दिखाई दे पड़ता है, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे फसल हो, चाहे बारात निकालना हो, उस समय का सामाजिक परिवेश हमें वहां पर दिखाई देता है। उस समय बच्चों के खेल अपने बड़ों के क्रियाकलापों से प्रभावित होते थे और अधिकांश खेल सामूहिक रूप से खेले जाते थे। ये नहीं कि अकेले ही कोई बच्चा खेल रहा है, ऐसा नहीं होता, सभी मिलजुल कर खेलते थे। इससे बच्चे खेल खेल में दैनिक जीवन उपयोगी कई बातें सीख जाते थे। अब जैसे बड़े होकर उनको भी खेती करनी है, तो अब क्या होता था, वो जब खेल खेल में ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे फसल ओसाना, आप तो नहीं जानते हो क्या है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाते थे कि भाई सूप से ऐसे उछाल उछाल के कैसे भूसा और गेहूं को अलग करना है। तो ये खेल खेल में चीज़ें सीखते थे। इसके अतिरिक्त माता पिता या अन्य व्यक्ति भी बच्चों के खेल का हिस्सा बन जाते थे। इससे बड़ों और बच्चों के मध्य आत्मीय घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते थे। इससे क्या होता था कि बड़े जो है बच्चों के खेल के हिस्सा बन के उनके साथ अपनी बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे। आज देखिए बच्चों के साथ माता पिता ज़्यादा समय एक्सपेंड नहीं करते, वो अपने अपने कामों में, बच्चे अपने कामों में। अगर ये साथ मिलके किया जाए तो उनके बीच बहुत अच्छी बाउंडिंग बनती है, जिसका आधुनिक युग में नितांत अभाव है। यानी कि आज के समय में ऐसी चीजें नहीं हमें देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 24 है, माता का अंचल पाठ में ग्रामीण प्रवेश का चित्रण किया गया। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? अभी हमने तत्कालीन ग्रामीण जीवन और वर्तमान ग्रामीण जीवन की तुलना करी। अब हमें ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की तुलना करनी है। ठीक है, तो हमने पूरा पाठ पढ़ा है, उसमें हमें ग्रामीण जीवन कैसे निकल के आया है पहले वो बताएंगे, फिर शहरी जीवन के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्या, माता के अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण प्रवेश का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया है, जहां सामूहिक वातावरण है, लोगों के मध्य आत्मीयता की भावना है, लोग प्रकृति के करीब हैं, यानी कि जो नेचर है उसके करीब है। जिसमें देखते हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें उनकी हैं वो नेचुरल सोर्सेज ही हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को खरीदने या बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट पड़ना, सभी कुछ हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। बच्चे आधुनिक यंत्रों, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि पर समय व्यतीत करने की जगह शारीरिक खेल खेलते थे। आजकल के समय देखिए इन सब चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वो शारीरिक खेल ज़्यादा खेला करते थे। इसके विपरीत शहरों में लोग एकल जीवन यापन करने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अब पहले जहाँ ये लोग पूरी तरीके से सामाजिक तौर पर खेल खेलते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में क्या है, बच्चे जो हैं वो अपने कहते हैं बहुत ही हो गए एकल जीवन जीने के लिए, अपना ही चीज़ें, अपने रूम में रहेंगे, अपना ही गेम खेलते रहेंगे, जो कुछ करते हैं वो अपने एक रूम के अंदर ही उनकी दुनिया सीमित हो जाती है। लोगों के बीच आत्मीयता की कमी है, अपनेपन की कमी है लोगों के बीच। माता पिता दोनों के रोजगार करने के कारण वे अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना ग्रामीण माता पिता देते थे। अब पहले क्या हुआ करता था कि भाई माता पिताजी खेती कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, माँ अपने बच्चों पर ध्यान दे देती, लेकिन आज क्या है, ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या है, माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी जीवन में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है। तो ग्राम्य जीवन में जहाँ सब आपस में पारिवारिक सामाजिक रूप से जुड़े हैं और प्रकृति से संबंध रखते हैं, शहरी जीवन इसके जस्ट उलट है। लोगों में एकल जीवन आ चुका है, लोग अपने अपने कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। वहीं पर जो है हम प्रकृति से हम आर्टिफिशियल दुनिया ज़्यादा जी रहे हैं, कृत्रिम। आप हमारे आसपास देखिए बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, प्रकृति से संबंधित हमारे घर में 1-2 गमले होंगे, पौधे होंगे, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास में। प्रश्न संख्या 25 है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने अपने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक ने उनके समय में जो पारिवारिक परिवेश है, पारिवारिक परिवेश यानी कि उनके परिवार में लोगों का आपसी संबंध जो उन्होंने बताया है उसे आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। जैसे भोलानाथ का अपने पिता के साथ, माता के साथ संबंध, माता पिता का आपस में संबंध, ये सारी चीज़ें। तो देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहाँ की जीवन शैली का उल्लेख किया है। वहाँ सामूहिक वातावरण है, लोगों के मध्य आत्मीयता की भावना है, लोग प्रकृति के करीब हैं, बच्चे आधुनिक यंत्रों, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि में समय व्यतीत करने की जगह शारीरिक खेल खेलते हैं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से अत्यंत घुले मिले रहते हैं,
उस समय बचपन से ही बच्चों को खेल खेल में वैसी सभी बातें को सिखाया जाता था जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक बन सकें। तो वहाँ पर क्या होता था, सभी लोगों के बीच आत्मीय भाव था, सब मिलजुल कर रहते थे, अपनापन था, किसी के तकलीफ में सारा गांव खड़ा होता था, ये सारी चीज़ें थी। आजकल के समय में देखने को हमें कोई तकलीफ है, हमारा पड़ोस वाला ही कभी कभी नहीं खड़ा होगा, ऐसा होता है ना, आस पड़ोस में कौन रह रहा है हमको यही नहीं पता होता। तो यहाँ पर आत्मीय भाव एक आपस में पूरे परिवार में, हम समाज में सभी के बीच में देखते थे। तो इस तरीके से इस पार्ट के हमारे सभी प्रश्न हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म कराए। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि हमने किस तरीके से सारी चीज़ें करी। तो क्वेश्चन बहुत ऐसे डिफरेंट तरीके के अभी हम सारे चैप्टर्स के लेकर आएंगे, आपको कराएंगे दोनों ही बुक के। तो ये सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा कर, जहाँ पर आपके अपने मत पूछे जा रहे हैं वहीं जो पार्ट में मेंशन है वो भी पूछा जा रहा है और जो लेखक का अपना मत रहा वो भी पूछा जा रहा है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें मिले जुले प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे हर अध्याय से, तो करेंगे साथ में। तो अभी के लिए बस करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।